May I now request very humbly Kishore Kumar Das ji, please welcome. तो अनुपम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने प्रेषित किया। जहां तक मेरी बात है, खेती बाड़ी तो गांव में थी ही। बिहार में दरभंगा जिला में बहेड़ा एक गांव है, वहां से मैं आता हूं। मेरे पिताजी रेलवेज में कार्यरत थे। वैसे खेती बाड़ी भी थी अपनी जगह पर, देखने के लिए भी थे लोग, लेकिन रेलवेज में थे वो कार्यरत। और जब मैं स्कूल में था, स्कूल में कहने का अर्थ है जब प्राइमरी स्कूल में था, या जब मैंने होश संभाला, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मैंने ज्ञान होने लगा एक तरह से, तब मुझे समझ में आने लगा कि भाई रात को मुझे दिखने में दिक्कत क्यों होती है। चाहे जब भी थोड़ा सा अंधेरा होता है, अंधकार की स्थिति होती है दिन में भी, तो मुझे दिखने में परेशानी क्यों होती है। तो धीरे धीरे पता लगने लगा कि शायद मुझे कुछ आंख की समस्या है। और फिर जो मेरे पिताजी थे, पिताजी हैं, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कोई आई स्पेशलिस्ट पूरे शहर में नहीं छूटा होगा जहां वो लेकर मुझे गए नहीं होंगे। एक नियम सा बन गया था, कहीं से कोई कह देता था कि हाँ वहां पर एक बहुत ही अच्छा आई स्पेशलिस्ट है, तो पापा लेकर मुझे वहां पहुंच जाते थे। वहां पर फिर जो भी आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब करते, वो दवाएं भी चलती थी। एक बार चश्मा भी प्रिस्क्राइब किया गया, वो भी चला। लेकिन किसी को कुछ सही मायने में समझ नहीं आ रहा था, डायग्नोज हो नहीं रही थी प्रॉब्लम, और समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती चली जा रही थी। कहने का अर्थ यह था कि जो मैं मान लीजिए आज हूं, तो वो कल नहीं रहूंगा, जो मैं कल हूं वो परसों नहीं रहूंगा। इस कड़वी सच्चाई का मुझे एहसास धीरे धीरे होने लगा था। लेकिन ईश्वर की कृपा कहिए, फिर मैंने इसे स्वीकार कर लिया, इस वास्तविकता को, और उससे स्वयं ही मेरा जो बालमन था वो संघर्ष करता रहा, और संघर्ष करने लगा कि नहीं, जो कुछ भी हो मुझे अब बल आना है। आरंभ से ही मैं अपने पिताजी की देखरेख में, और भी बहुत सारे शिक्षकगण थे, उनकी देखरेख में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और मैं वर्ग में प्रथम आता रहा। तो मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि कोई समस्या नहीं है, इस समस्या के रहते हुए भी मैं बहुत कुछ कर सकता। तो आत्मविश्वास वैसे ही धीरे धीरे संपुष्ट होता चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब परेशानी और भी बढ़ने लगी, तो कभी कभार चिंता अवश्य होती थी। खैर, ऐसे ही करते करते फिर एम्स में भी दिखाया गया, लेकिन फिर कहते हैं ना, ढाक के 3 पात, कोई परिणाम नहीं। फिर शंकर नेत्रालय में दिखाया गया, और वहां पर मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ जो मिनिस्ट्री में कार्य करते हैं, हरेंद्र कुमार मल्लिक, वो भी थे, और मेरे पापा भी थे। तो वहां हम लोग गए थे। मुझे आज भी स्मरण है, डॉक्टर का नाम लेना उचित ना होगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप इस बच्चे को, क्योंकि इन्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो इसमें इनकी दृष्टि धीरे धीरे तेज तीव्रता के साथ और कम होगी, और एक दिन ये पूरी तरह से दृष्टिहीन हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक ये है कि इनके रिहैबिलिटेशन के बारे में आप सोचें, और आप जैसे चेयर केनिंग का होता है कोई कोर्स, या किसी भी तरह का इस तरह का वोकेशनल कोर्स, वो करवाएं, जिससे कि ये अपनी जीविका अर्जित कर पाएं और अपना जीवन यापन कर पाएं। सच मानिए, उस दिन मुझे उस चिकित्सक पर बहुत ज्यादा आक्रोश आया था। मैंने ये सोचा, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई छात्र क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है,
उसकी प्रतिभा का समग्र मूल्यांकन किए बगैर इस तरह का परामर्श देना, ये बौद्धिक दिवालियेपन का द्योतक नहीं तो और क्या है। मेरे पिताजी भावुक हो चले थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब निश्चित रूप से उनके ज्येष्ठ पुत्र के जीवन में अंधकार ही अंधकार है। लेकिन मैं आक्रोशित था। मैं बिल्कुल भी भावुक नहीं था। मुझे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि आगे आने वाला समय मैं कैसे गुजारूंगा या क्या करूंगा। लेकिन उस क्षण मुझे उस चिकित्सक पर घोर आक्रोश आया था। मुझे सिर्फ इतना लगा था कि उन्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि मेरी समस्या क्या है और उसका समाधान संभव है या नहीं। बाकी उस संबद्ध व्यक्ति को क्या करना है उस पर और उसके परिवार पर आप छोड़ दीजिए, यदि आपको वास्तविकता की जानकारी नहीं है, यदि आपको सारा ज्ञान उस व्यक्ति के संदर्भ में या उस परिवार के संदर्भ में नहीं है, तो बेफजूल का परामर्श न दें। मुझे क्रोध इसलिए भी आया कि मैं तो इस स्थिति में हूं कि ऐसा सोच सकता हूं सकारात्मक दृष्टि से, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे, बहुत ऐसे छात्र, बहुत ऐसे व्यक्ति, यदि उनको इस तरह का परामर्श यदि दिया जाए और वो ज्यादा न सोच पाए और यदि वो डिप्रेस्ड हो जाएं, तो फिर उनमें प्रतिभा रहते हुए भी वो कुंठा का शिकार हो जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस यही कारण था। लेकिन खैर, कुछ देर के बाद मैंने पापा को जो कहा था, मुझे वो भी आज याद है, वर्षों पुरानी बात है, कि आप चिंता न करिए, सब कुछ ठीक ही होगा और यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू फील प्राउड ऑफ मी। मैंने बस उन्हें इतना कहा था और फिर पापा ने भी अपने आप को संभाला था। बात वहां तक रही, लेकिन उसके बाद जो भी रहा वो इतिहास हो गया, क्योंकि 8वीं कक्षा का वो समय मुझे आज भी स्मरण है, क्योंकि पूरी शिक्षा दीक्षा मेरी हिंदी माध्यम के विद्यालयों में हुई। तो वहां पर जो प्रधानाचार्य थे, आप लोग जानते होंगे कि 15 अगस्त के दिन भाषण प्रतियोगिता और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तो मेरे एक शिक्षक थे, मौलवी साहब। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम भाषण प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो, हिंदी माध्यम का विद्यालय है, लेकिन तुम इंग्लिश में बोलो। मैंने कहा कि जैसा आप कहें सर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दोनों में एक प्रतियोगिता है। मैंने कहा कि हम में और आप में प्रतियोगिता, ये कौन सी प्रतियोगिता है? यदि इस प्रतियोगिता को तुम जीत गए तब मैं समझूंगा कि मैं असली में जीत गया, असल में। यदि तुम हार गए तो मैं समझूंगा कि मैं हार गया। तो तुमको मुझे हराना है इस प्रतियोगिता में। मैंने कहा कि ये क्या बात हो गई, ये कौन सी बात हो गई सर? उन्होंने कहा कि अभी कितना दिन है, मतलब 15 अगस्त को। तो मैंने कहा कि अभी है 20-22 दिन तो है। उन्होंने कहा मैं प्रतिदिन एक पृष्ठ लिख कर जाऊंगा। और वो बहुत ही ब्रिलियंट टीचर थे, बहुत ही प्रतिभाशाली। तो प्रतियोगिता यूं थी कि हर दिन वो लिख कर जाते थे एक पृष्ठ, और दूसरे दिन मुझे सुनाना था एकदम जबानी। ठीक है, सुना दिया। फिर दूसरे दिन वो दूसरा पृष्ठ नया लिख कर जाएंगे। फिर तीसरे दिन वो पूरा पहले और दूसरे दिन का दोनों मिलाकर। इसी तरह से 10 दिन हो गए तो 10 पृष्ठ मुझे सुना देने हैं। 22 दिन हो गए और 22 पृष्ठ उन्होंने सुने, और मैंने पूरा 35 या 40 मिनट तक धारा प्रवाह जो भी उन्होंने लिखाया था वो मैंने उन्हें सुना दिया था। तो बहुत खुश हुए, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। और मुझे आज भी याद है, जब मैंने उस भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया था तो मैंने ये कहा था सर से कि सर वहां तो 5-10 मिनट का टाइम होता है, तो मैं कैसे बोलूंगा? उन्होंने कहा कि तुम बोलना, जब वो कहेंगे रुकने के लिए तुम रुक जाना। आप विश्वास नहीं करेंगे, सब सुनते रहे और मैं 35-40 मिनट तक बोलता रहा। प्रधानाचार्य ने एक बार भी, चाहे जितने शिक्षक थे वो मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे, किसी ने मुझे इशारा तक नहीं किया कि रुकने के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट जो गूंजी थी वो मुझे आज भी स्मरण है।
तो इसलिए मैंने मौलवी साहब को याद किया। फिर उसके बाद 10वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम था वो भी मुझे याद है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा थी। मैं पिताजी के साथ गया था और मेरे लिए एक समस्या ये आती थी हमेशा कि मैं सभी छात्रों के साथ एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, क्योंकि कमरे में उतना प्रकाश नहीं होता था जितना मुझे चाहिए था। उस समय मैं अपने हाथों से लिख सकता था। जैसा मैंने कहा कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में ऐसा होता है कि जो रोशनी है वो धीरे-धीरे जाती है। मतलब ये मार जो है वो धीरे-धीरे पड़ती है, तो वो धीरे-धीरे रोशनी जाती है। तो उस समय मैं लिख सकता था, लेकिन मैं 8वीं में भी लिख सकता था अपने हाथ से, लेकिन फिर 9वीं में भी लिख सकता था। लेकिन समस्या क्या हुई कि जितना प्रकाश मुझे 8वीं में चाहिए था लिखने के लिए, उससे ज़्यादा प्रकाश 9वीं में, फिर 10वीं में फिर उससे ज़्यादा प्रकाश। तो मेरे लिए अलग से व्यवस्था की जाती थी। तो इसलिए फिर पापा सेंटर सुपरिटेंडेंट से मिले थे, हम लोग मिले थे, फिर हमने आग्रह किया था, तो सारी व्यवस्था हो गई थी। तो पापा को बहुत ही चिंता रहती थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर प्रथम श्रेणी से मैं उत्तीर्ण हुआ था वहाँ भी। फिर अब यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात है 12वीं की। 12वीं कक्षा का जब मैं पेपर लिख रहा था, मुझे गणित विषय से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, लेकिन अंग्रेजी साहित्य से, हिंदी साहित्य से भी उतना ही लगाव था। तो मैंने साहित्य को छोड़ा नहीं। मैंने 12वीं में भी मैंने लेकिन गणित विषय अवश्य लिया था। लेकिन बात यूं हो गई कि जब 12वीं का मैं पेपर लिख रहा था, उस समय स्थिति विकराल हो गई। मतलब गणित के पेपर के दिन मुझे दिखना बहुत ही कम हो चला था। अचानक से मैं क्या लिख रहा था मुझे खुद भी पता नहीं। एक सेंटेंस पर दूसरा सेंटेंस चढ़ जा रहा था, दूसरे पे तीसरा, मतलब सारे सेंटेंसेस मिक्स्ड हो रहे थे और उससे तनाव भी उत्पन्न हो रहा था और उससे बहुत ही विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। लेकिन मैंने कहा कि जो भी है मैं एग्जाम तो दूंगा। तो खैर मैंने एग्जाम दिया किसी भी तरह से। तो पहले के जो 2-3 प्रश्न मैंने सही से फिर भी हल कर दिए थे, उस आधार पर मैं उत्तीर्ण तो हो गया, लेकिन मेरा परिणाम उतना अच्छा नहीं रहा जितना मैंने सोचा था और जितनी मेरी तैयारी थी। उसका कारण वही रहा। उस दिन निश्चित रूप से फिर मुझे एहसास हुआ था कि शायद आने वाली चुनौतियां बहुत गंभीर होने वाली है। अब मैंने फिर 12वीं के बाद इंग्लिश ऑनर्स में नामांकन हुआ मेरा, मैंने लिया, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य से मेरा विशेष लगाव था। साहित्य से सामान्य तौर पर और अंग्रेजी साहित्य से विशेष मैं अध्ययन करना चाह रहा था। अब समस्या ये हुई, अब धीरे धीरे मैं कुछ भी पढ़ने की स्थिति में नहीं रहा, लिखने की बात तो दूर, पढ़ने की भी स्थिति में नहीं रहा। तो मैं करूं क्या? फिर मैंने खुद ही अपने विषय में सोचना शुरू किया कि मैं इस समस्या का कैसे कोई हल निकाल सकता हूं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करता हूं। टेप रिकॉर्डर मैंने खरीदा पापा से कहकर, और क्लास में जो भी लेक्चर्स होते थे उन्हें मैं टेप रिकॉर्डर में टेप किया करता था, रिकॉर्ड किया करता था, और फिर घर पर आकर उसे रिकॉर्ड को सुनता था, और फिर नोट्स जो बनाता था वो भी फिर दूसरे कैसेट में फिर मैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड करता था। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, मेरे पापा रेलवेज में थे और बहुत ही व्यस्तता भरा कार्य था उनका, लेकिन जब भी वो कार्यालय से वापस आते थे, कितने भी थके हो, वो आकर रिकॉर्डिंग करते थे मेरे लिए। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा तरीका मैंने निकाल लिया है, और उससे ये हुआ कि मैं दूसरे छात्रों से बेहतर ही परफॉर्म करने लग गया, क्योंकि उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन कर पाता था, मैं कंसंट्रेट कर पाता था, और जो नोट्स बना पाता था बड़ा प्रोफेशनली। तो बहुत ही अच्छा। फिर शिक्षकों का भी स्नेह मिलता रहा, उनके मध्य शिक्षकों का भी आशीर्वाद मिलता रहा, वो भी मुझे चाहने लगे। एक शिक्षक थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि ठीक है आप लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है इतना सुनते हैं, लेकिन पढ़ना तो बहुत है, किशोर कैसे पढ़ पाओगे? फिर मैंने कहा कि ठीक है, ये समस्या तो निश्चित है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जो ब्लैंक कैसेट्स हैं, मैंने अपने दोस्तों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। फिर यहां पर मैंने एक रणनीति का इजाद किया। मैंने को सोचा कि बहुत सारे मेरे हम उम्र के मेरे मित्र हैं जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है। तो मैंने कहा कि ठीक है, उनका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए।
तो जो मेरे समकक्ष मेरे मित्र थे, मैंने उन सबको कहना आरंभ किया कि देखो, आप लोगों के लिए मैंने ये चीज सोचा है। मैं कि अच्छा, क्या? आप लोग आइए, आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आप कहीं पर जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपको फी भरनी पड़ेगी। कहा कि हाँ। और सब मेरी प्रतिभा से वाकिफ थे। अरे पढ़ाओगे, अरे तुम पढ़ाओगे तो यार तो उससे अच्छी बात क्या होगी? मैंने कहा कि हाँ, लेकिन मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा। अरे फ्री में नहीं पढ़ाओगे तो क्या तुम पैसे लोगे यार? अपने दोस्त से पैसे लोगे? मैंने कहा कोई पैसा नहीं लूंगा यार, तुम्हें मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो तुम्हें मेरे लिए 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मंजूर है? कहते कि अरे इसमें क्या बात है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ देंगे यार। और ये कार्य मैंने शुरू किया और मुझे आज भी याद है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ई अल्बर्ट की किताब थी जो मेरे शिक्षक ने कहा था फर्स्ट ईयर में भी पढ़ने के लिए। और उस किताब को मैंने इतनी बार पढ़ा था कि कम से कम 75% 80% मुझे स्मरण सा हो गया था, उतनी मोटी किताब। तो विषय ये रहा, प्रश्न ये रहा कि फिर मैंने इजाद किया कि क्या तरीका होना चाहिए। मेरे बहुत सारे मित्र थे जिन्होंने मेरे लिए रिकॉर्डिंग भी की, वो घर पर ले जाते थे कैसेट्स और रिकॉर्ड करके देते थे। बहुत तो कैसेट्स अपने ही आप ले लेते, अरे किशोर मत दो, मैं अपने आप ही रिकॉर्ड करके दे दूंगा। आज भी जब मैं स्मरण करता हूं तो मुझे लगता है कि हिमालय पहाड़ जैसा कार्य मैं कैसे कर पाया, क्योंकि आज के दिन में तो ये बहुत ही आसान है। आज तो कंप्यूटर है, मैं बहुत कुछ पढ़ लेता हूं, लेकिन वो जमाना कुछ और था। उस समय व्यवधान इतना विकट था, इतना विकराल था कि उस समय जो हिमालय पहाड़ जैसा कार्य था उसे मैं कर पाया उन परिस्थितियों में, जिसको मैं आज भी सोचता हूं तो मुझे कुछ एक स्वप्न सा लगता है। खैर, ये कहानी रही। इसी तरह से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर वहीं से मास्टर्स किया। मैंने सीएम कॉलेज दरभंगा से ग्रेजुएशन किया। मैं आज याद करना चाहूंगा अपने ग्रैंडफादर नाना जी को, स्वर्गीय कालीनंदन कंठ। वह कई बार मेरे पिताजी चिंतित हो जाते थे, तो वो लोग चिंतित होते थे कि पता नहीं भविष्य कैसा होगा, क्या कौन सी नौकरी मिल पाएगी, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आज भी मुझे अक्षरशः याद है, मेरे नाना जी वो कहा करते थे कि आपको निश्चित रूप से इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, आप इतना सफल होंगे अपने जीवन में जिसकी कल्पना आपने स्वयं भी ना की हो। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो उन सबों का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ रहा। खैर, इसी तरह से ग्रेजुएशन हुआ, फिर वहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए भी किया। एमए में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से। जो पुराने कई वर्षों के रिकॉर्ड थे उसे मैंने तोड़ा। सारे शिक्षकों का मैं इतना स्नेह पात्र हो गया था, उन लोगों को लगने लगा था कि नहीं, क्योंकि एक मानसिकता तो अवश्य रहती है, एक पूर्वाग्रह तो रहता है कि हाँ, यह नेत्रहीन है, दृष्टिहीन है, इस तरह की समस्या है, तो क्या यह कर पाएगा। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की उस समय भी होती थी कि हाँ, इससे कम से कम मैंने बहुत लोगों के मन के पूर्वाग्रह को ध्वस्त किया है। कम से कम मेरे बाद जो मेरे मित्रगण आएंगे, उन्हें समाज में व्याप्त उन पूर्वाग्रहों का उतना सामना न करना पाए। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली विश्वविद्यालय आया। यहाँ पर पूरे देश से केवल 13 छात्रों का चयन हुआ था इंग्लिश में एमफिल के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमफिल इन इंग्लिश बहुत ही कॉम्पिटिटिव कोर्स था, और उसके लिए माने उस जमाने में, अब तो सीट्स बढ़ भी गई हैं, उस जमाने में केवल 10 या 12 मेरा जो बैच था, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय ने, मेरे इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उन्होंने केवल 11 लोगों का चयन किया था पूरे देश भर से। तो उन 11-12 छात्रों में मैं भी था। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने एमफिल किया, और उसके बाद फिर मुझे, जब मैं एमफिल मेरा खत्म भी नहीं हुआ था, उसी दौरान मुझे जाकिर हुसैन कॉलेज में परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट में मुझे नौकरी मिल गई थी। यकीन जानिए, मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आप को टेस्ट करना था कि क्या मैं कुछ किसी काबिल भी हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा यहां सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैंने परिणाम देखना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं मानकर चल रहा था कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने परिणाम भी नहीं चेक किया। 5-7 दिन के बाद मेरे एक मित्र ने कहा कि तुम्हारा तो जाकिर हुसैन में हो चुका है। मैंने कहा कि मेरा हो ही नहीं सकता है। उसने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो। मैंने कहा कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। खैर,
बाद में जब उसने विश्वास दिलाया तो निश्चित रूप से वो रात मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब इतना शीघ्र मुझे रोजगार मिल जाएगा। मुझे याद आ रही थी मेरे नाना जी की वो बातें, मुझे याद आ रही थी शंकरानंद पालित जी की वो बातें। निश्चित रूप से उन सबों के आशीर्वाद फलित हो रहे थे। और फिर मैं IIT से मैंने PhD किया और वहाँ पर प्रोफेसर पशुपति झा जिनके अंदर मैंने PhD किया, मैंने वहाँ से डॉक्टरेट कर पाया और उन्हीं दौरान मुझे फुलब्राइट मिली और मैं पहला दृष्टिहीन व्यक्ति भारतवर्ष में था जिसे फुलब्राइट स्कॉलरशिप, फुलब्राइट कमीशन इन इंडिया जो यूसेफी है, यूनाइटेड स्टेट्स फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, उन्होंने की थी। और जो वहाँ पर जो सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने भी ये प्रश्न रखा था। उन लोगों के मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये कसक थी कि आप अकेले जाएंगे US, आपके साथ ये स्थिति है तो मतलब कोई परेशानी मतलब कैसे मतलब आप डील करेंगे। मैंने कहा कि देखिए, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि आगे मैं क्या करूंगा। आई लेट चैलेंजेस कम माय वे, आई एम्ब्रेस दोस चैलेंजेस एंड चैलेंजेस फेड इनटू ओब्लिवियन, यू नो, ग्रेजुअली। तो वो लोग भी थोड़े सशंकित थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। और जब मैं पूरा जो मेरा टेनर था वो समाप्त करके यहाँ आया तो आज भी मुझे याद है कि अब वो डायरेक्टर है यूसेफी में, डॉक्टर सुदर्शन दास, वो इतने प्रभावित थे कि मैं बता नहीं सकता। और मैं नेत्रहीन था, मुझे इस बात का तो कभी आभास ही नहीं होने दिया। लोग मुझे कभी कभार आभास अवश्य दिलाते थे, लेकिन मैंने अपने आप को कभी दृष्टिहीन माना नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो दृष्टि है वो आपके अंदर है। यदि आपकी अंतर्दृष्टि प्रबल हो उठती है तो फिर यह जो शारीरिक दृष्टिहीनता है उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें थी, लेकिन फादिया जी से मैं थोड़ा सा असहमत यहाँ पर हूं कि जो परसेंटेज है, जो प्रतिशत है, जो उन्होंने कहा 90% ईश्वर और 10% आपका कर्म, मैं मानता हूं कि 90% आपका कर्म है और 10% वो ईश्वर देख रहा है कि यह व्यक्ति जब 90% मेहनत कर रहा है, अरे चलो इसको थोड़ा अपना आशीर्वाद भी दे ही दे, चलो अपना आशीष भी दे ही दें और इसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचा ही दें। लेकिन हम यदि इस प्रतीक्षा में रहेंगे कि ईश्वर का हमें आशीष मिलेगा, हमारा भाग्य कभी न कभी अपने आप ही खुल जाएगा, तो हम ये करने लग जाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि हम सफल हो सकते हैं। तो मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि स्वप्न अवश्य देखिए, स्वप्न देखना बहुत आवश्यक है। जो अनुपम जी ने कहा है, जो विषय रखा है डेयर टू ड्रीम, यदि हम स्वप्न नहीं देखेंगे तो स्वप्न को पूरा करने की बात आएगी कहां से। तो पहली स्थिति तो वही है कि हम स्वप्न देखें। दूसरी बात, आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नकारात्मकता से भरे हुए मिलेंगे, लेकिन भूलिए मत, इसी समाज में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपका उत्साहवर्धन करेंगे और निश्चित रूप से आप शनैः आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक न एक दिन सफलता को विवश होकर आपका आलिंगन स्वीकार करना ही होगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका किशोर जी, आपने तो सचमुच सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेत्र ना सही, दृष्टि सक्षम है और दृष्टि सक्षम होनी चाहिए। आपने आज ये सबको समझा दिया। मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। यह वीडियो इंडियन लेडीज एसोसिएशन के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। आप यदि पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इंडियन लेडीज एसोसिएशन के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और वहां पर यह पूरा वीडियो उपलब्ध है। मित्रों, आपका स्नेह मुझे इसी प्रकार निरंतर प्राप्त होता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है और आप सबका भविष्य मंगलमय हो, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामना है। धन्यवाद।